हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा था प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। मैं हूं रमेश। चलिए शुरू करते हैं। पाठ को पढ़ने के लिए हमने डिफरेंट टॉपिक्स में इसको डिवाइड किया था। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और अब जो है आज के दिन मैं ऊतल दर्पण के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ऊतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है। अगर ये नियम आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे तो ऊतल दर्पण के आरेख आप आसानी से बना पाएंगे। सबसे पहला नियम ये है कि जब भी कोई समांतर किरण आती है मुख्य अक्ष के साथ तो वह परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की तरफ आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। वापस जाते वक्त वह ऐसा महसूस होता है कि फोकस को मिरर के अंदर टच करेगी। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो बिना किसी मुड़ाव के वह वापस उसी दिशा में चली जाती है। अगर आपतित किरण बिंदु P यानी ध्रुव पर आती है तो वह समान कोण बनाकर यानी यहाँ पर एंगल I एंगल R के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और वह वापस चली जाती है। आइए यहाँ समझते हैं कि कौन कौन सी जगह पर ऊतल दर्पण के किरण आरेख आपको बनाने हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पर इन्फिनिटी, और दूसरा इन्फिनिटी और दर्पण के बीच में कहीं भी वस्तु रखी हो तो उसका आरेख बनाना है। तो सिर्फ दो ही बनाने हैं, पहला इन्फिनिटी और दूसरा इन्फिनिटी और दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखी हो उसका। तो सबसे पहला है कि वस्तु अनंत पर रखी है, ये वस्तु रखी है और जब वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से समांतर किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के और ऐसा लगता है कि वह फोकस पर मिल रही हैं। ऐसे ही दूसरी समांतर किरण आती है तो वह भी परावर्तन के बाद वापस चली जाती है लेकिन फोकस पर जाकर मिलती हुई दिखाई देती है। तो बिंब की स्थिति अनंत पर होती है, फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक छोटा मतलब बहुत छोटा होता है, आभासी तथा सीधा बनता है। यह दूसरा किरण आरेख है जहां पर वस्तु इन्फिनिटी पर ना होकर इन्फिनिटी और ध्रुव के बीच में होती है। यहाँ भी वही पहली किरण समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के और वापस चली जाएगी। यह किरण ऐसा लगेगा कि फोकस को टच कर रही है, जबकि दूसरी किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती है जो वापस उसी लाइन पर चली जाती है, लेकिन ये दोनों मिरर के अंदर ध्रुव और फोकस के बीच में मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण से इसकी एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत या दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर वस्तु रखी होती है तो P और F के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब छोटा होता है, आभासी तथा सीधा बनता है और इसी किरण आरेख का हम इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर व्हीकल्स के, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। ये वही चीज़ मैंने आपको एक साथ रख दी। यहाँ पर रखने का मुख्य लक्ष्य यह है कि हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है ऊतल दर्पण में, हमेशा आभासी तथा सीधा और छोटा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है हमेशा छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। आइए अब जानते हैं ऊतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जहाँ भी कहीं तीखे मोड़ होंगे, ट्रैफिक होगा, वहाँ पर इस ऊतल दर्पण का इस्तेमाल होता है ताकि दोनों तरफ के लोग ट्रैफिक को आसानी से देख पाएं। अभी मैं आपको बता रहा था कि साइड मिरर के रूप में, साइड दर्पण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवर के ऊपर यह साइड मिरर लगा होता है जो पीछे की वस्तुओं को दिखाता है, उसके साइड में लेफ्ट साइड में यह मिरर लगा होता है और राइट साइड में यह दर्पण लगा होता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह बहुत सारा एरिया को कैप्चर करके इसके अंदर दिखाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमेशा उस वस्तु से छोटी यानी बहुत छोटी इमेज बनती है जो आसानी से आ जाती है और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, बहुत छोटी सीधी और छोटी इमेज बनती है। दूसरा, बहुत क्षेत्र व्यापक है, बहुत बड़े एरिया को पीछे से कैप्चर कर लेता है। दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा मॉल में या मेट्रो स्टेशन में एक बड़ा सा दर्पण होता है, ऊतल दर्पण, जो बहुत बड़े एरिया को छोटे से में दिखा देता है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू से वीडियो को देखते हुए आइए। यह तूफान 3.0 में हम सभी चीज़ें कवर कर रहे हैं। अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।